तो बेटा अगला पॉइंट हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखो ध्यान से, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मेरे बेटा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की हेल्प से होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यदि आप सिलेबस देखोगे बेटा, अभी इधर सुनो, यदि आप सिलेबस देखोगे तो उसमें कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ नहीं है, उसमें लिखा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ना हो। तो इसका मतलब मजबूरी में इसे करना पड़ेगा। आया था वेक्टर फॉर्म? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ वो करना पड़ेगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। वेक्टर फॉर्म में 5-7 मिनट बेस बनाएंगे। वो चीजें जो क्लास 11 की पढ़ी हुई है 5-10 मिनट वो बताई जाएंगी, फिर होगा वेक्टर फॉर्म। मेरे बेटा स्कूल के अच्छा कब बताइए आपने? 26, 27, 28 तो इधर सुनिए बेटा, कुछ चीजें वेक्टर की। नंबर 1, यदि बेटा ये कोई वेक्टर है आर वेक्टर, इसमें 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमारे पास कोई वेक्टर है, अब आप देख रहे हैं यहां पर कोई फोर्स है बेटा 30 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट। आज वेक्टर फॉर्म ही पूरी हो पाएगी ढंग से डिटेल में। कोई फोर्स है, रिकॉर्डिंग ऑन होगी, कोई फोर्स है 30 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, तो 30 न्यूटन तो कहलाता है मैग्नीट्यूड और ईस्ट कहलाता है डायरेक्शन। यानी वेक्टर में 2 चीजें हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। यदि कोई वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ, तो 5 मीटर पर सेकेंड कहलाएगा मैग्नीट्यूड और नॉर्थ कहलाएगी डायरेक्शन। बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के कोई वेक्टर नहीं होता। तो यानी आप हर वेक्टर को लिख सकते हैं, जैसे मैं कहूँ आर वेक्टर, तो आप लिख सकते हैं इसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की टर्म में। कैसे? एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा डायरेक्शन। ये था पॉइंट नंबर 1। अब शुरू होता है आगे। किसी भी यूनिट वेक्टर क्या है? पॉइंट नंबर 2। मैंने बताया ना शुरू के 5-7 मिनट वो चीजें हैं जो 11 के सिलेबस में थी, लेकिन इसके बगैर कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। मेरे बेटा कोई भी वेक्टर है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड है 3, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो मैग्नीट्यूड रह जाएगा 1। जैसे ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 3 मैग्नीट्यूड को 3 से डिवाइड कर दो तो रह जाएगा 1। तो जब 1 रह जाएगा, तो यदि ये था आर वेक्टर तो ये कहलाएगा आर कैप। आर वेक्टर एग्जाम्पल के तौर पर था 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ, तो आर कैप होगा 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ। यानी कि 5 की जगह 1 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दिया। यदि ए वेक्टर है, कुछ भी है 3 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, तो ए कहलाएगा, ए कैप कहलाएगा 1 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट। आप ये बताओ ये क्या था, आर वेक्टर या आर कैप? बेसिक्स चीजें पूरी बता दो, आर वेक्टर या आर कैप? लेकिन जब इसे 5 से डिवाइड कर दिया, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, 1 रह गया, तो कहलाएगा आर कैप। ये क्या था? ए वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं था, इसका मैग्नीट्यूड था 3 से डिवाइड कर दिया तो मैग्नीट्यूड रह गया 1, और अब ये बन गया एक आर कैप या ए कैप, जो भी कह रखा है। किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो जो मिलता है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। जैसे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 5, मैंने इसे 5 से ही डिवाइड कर दिया तो आर कैप मिल गया। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 3, मैंने इसको 3 से ही डिवाइड कर दिया, 3 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 1 बचा, यानी 1 है। तो whenever any vector is divided by its own magnitude, we get a unit vector। किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो हमें मिलता है आर कैप या ए कैप या एफ कैप, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। पॉइंट नंबर 3, यदि बेटा ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर,
मैंने कोई फोर्स लगाया ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो मैं उसे लिखूंगा एफ ए कैप। ये मुझे बताता है कि फोर्स तो एफ है लेकिन वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। यदि मैंने फोर्स इधर लगाया तो वो कहलाएगा एफ बी कैप। इसका मतलब फोर्स तो अब भी एफ है लेकिन वो बी वेक्टर की डायरेक्शन में है। यदि बेटा ये कोई आर वेक्टर है, ये एस वेक्टर है, मुझे बताओ मैं फोर्स इधर की तरफ लगाऊं तो क्या कहलाएगा? एफ आर कैप। एफ कहलाता है फोर्स, आर कैप बताता है कि ये आर वेक्टर की डायरेक्शन में है। यदि मैं फोर्स इधर लगाऊं तो क्या कहलाएगा? देख पक्का कर रहा हूं इसलिए बार बार पूछूंगा, एफ एस कैप। तो फोर्स तो है एफ लेकिन वो एस वेक्टर की डायरेक्शन में है तो एस कैप लगेगा। अब तक आपने दो चीजें सीखी, पॉइंट टू रिमेंबर। आपने खास बात सीखी नंबर 1, यदि आर वेक्टर की डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा तो वो फोर्स होगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ आर कैप। इसे पढ़ेंगे कैसे? फोर्स वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एफ कैप की जगह इसे पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एफ बट इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, दैट्स व्हाई वी हैव मल्टीप्लाइड आर कैप। तो ये होता है मैग्नीट्यूड, ये होती है डायरेक्शन। जिसको समझ में आ गया हाथ उठाइए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपने सीखा कि यदि ए कैप पूछे कितना होता है तो ए वेक्टर को ए से डिवाइड कर दो, यानी किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैं पूछूं आर कैप क्या होता है तो आर वेक्टर को आर से डिवाइड कर दो, यानी उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अगले नंबर पर मेरे बेटा यदि मैं आपसे कहता हूं कि ये आर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा? तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर को लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर को लिखते हैं आर, लेकिन करेक्ट तरीका है इसे लिखना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। इसे पढ़ा जाता है मॉडुलस, नहीं, इसे पढ़ा जाता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर लिखना ऐसे चाहिए लेकिन बुक्स में ऐसे लिखा होता है बस। यदि आपसे कहे बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर तो बुक्स में लिखा होगा ज्यादातर ए, लेकिन हमें लिखना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यानी कि जो मैंने पीछे फॉर्मूले लिखे थे उनको ज्यादा क्लियर करके लिखा जाए तो मैंने लिखा था आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। मुझे लिखना चाहिए आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। मैंने लिखा था ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए। मुझे लिखना चाहिए ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये पॉइंट हमारे समझ में आ गए। अब आते हैं हेड और टेल की तरफ। आपने पढ़ा है यदि ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर। आप देखिए ए के हेड पर बी का टेल है तो ये कहलाता है सेम ऑर्डर, लेकिन जो ये सी वेक्टर है ये उल्टा है। बी के हेड पर सी का हेड आ गया, यदि एक के हेड पर दूसरे का हेड आ जाए तो उसे बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर। एक के हेड पर दूसरे का टेल आ जाए तो वो कहलाते हैं सेम ऑर्डर। जैसे ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर का टेल है तो ए एंड बी आर इन सेम ऑर्डर, लेकिन बी के हेड पर सी का हेड है तो सी इज इन अपोजिट ऑर्डर। जो अपोजिट ऑर्डर में होता है वो बाकी दोनों का सम होता है, यानी सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम कहलाएगा। सी वेक्टर क्या कहलाएगा? सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैं पहले आप हेड को पहचानना सीखो। यदि ये बेटा आर वेक्टर, ये है एस वेक्टर, ये है टी वेक्टर, क्या पहचान के बता सकते हो कौन से सेम ऑर्डर में दिख रहे हैं? आर के हेड पर एस का टेल, तो ये सेम ऑर्डर। कौन सा अपोजिट ऑर्डर में? टी वेक्टर सेम ऑर्डर में या अपोजिट ऑर्डर में? यदि ये अपोजिट ऑर्डर में है, क्यों है? क्योंकि हेड से हेड मिला रहा है, तो यही टी वेक्टर बाकी दोनों का सम है, आर वेक्टर और एस वेक्टर का सम है। अच्छा, और आगे सुनिए, यदि आपसे सबकी यूज होना है, इनमें से एक भी पॉइंट नहीं पता तो आज का डेरिवेशन तो गया हफ्ते से। यदि मैं कहूँ ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, तो मुझे बताओ सी वेक्टर किसके बराबर है? तुम बताओ। ए के हेड से शुरू हुआ, बी के हेड पर खत्म हो गया, ए के हेड से शुरू हुआ, बी के हेड पर खत्म हो गया,
तो सी वेक्टर किसके बराबर होगा? तो ये होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। किसके बराबर होगा? क्यों होगा? एक बात बताओ, कौन से सेम ऑर्डर में है? देख के बताओ। ए कौन सा अपोजिट ऑर्डर में? बी। यानी ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के। और यदि बेटा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू है बी वेक्टर, तो ए वेक्टर को यहां से हटा के यहां ले जाओ, तो सी वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब तक जो सीख लिया भाई, तुम भी कहोगे दो बार क्यों बता रहे हैं, 3 बार? बेटा मुझे पता है ना कि इनमें से एक भी पॉइंट गया तो सारी कहानी खत्म हो गई। सारा कारण ही यही है जो बार बार बता रहा हूं। एक लास्ट बार बता दो फिर खत्म करो। ये है बेटा आर वेक्टर। यदि इसके पैरेलल फोर्स लगाऊंगा तो वो क्या कहलाएगा? एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ आर कैप। दूसरा, आर कैप किसके बराबर होता है बेटा? आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर, जहां आर क्या है? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आर को कायदे में लिखना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तीसरे नंबर पर मैंने बताया, यदि एक ही पॉइंट से दो वेक्टर शुरू हो रहे हैं, R1 और R2 को इनिशियल, और ये वेक्टर हेड से हेड को जोड़ रहा है S वेक्टर, तो S वेक्टर किसके इक्वल होगा? हेड माइनस टेल। S वेक्टर इक्वल होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और जब कभी भूल जाओ तो सोचना अपने मन में कौन से सेम ऑर्डर में है, तो सेम ऑर्डर में है बेटा R1 और S। तो यानी R1 वेक्टर प्लस S वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। अब मन में सोचो, R1 वेक्टर प्लस S वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, तो S वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सारी कहानी हो गई। अब बेटा इसकी यूज करना शुरू करेंगे हम लोग। डेरिवेशन स्टार्ट्स नाउ। टॉपिक है बेटा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा हाँ, ये मैंने आज ऑडियो में भी बोल के डाल दिया था। अगले 5 दिन या 6 दिन मैं सिर्फ थ्योरी करवा रहा हूँ डेरिवेशंस। पहले एक बार ये निपट जाए ढंग से, फिर उसके बाद सारा टारगेट न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज को देंगे, जिससे सीक्वेंस में तरीके से हो सके। अगले 4-5 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्लास स्किप मत करना, और कभी मजबूरी में हो जाए तो रिकॉर्डिंग ले लेना, छोड़ना नहीं है किसी दिन का अगले दिन के लिए। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बेटा मान लीजिए एक वेक्टर है, एक चार्ज है Q1, उसकी पोजीशन है R1 वेक्टर, वो यहाँ रखा हुआ है, इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये चार्ज है Q2, ये रखा हुआ है दूसरी पोजीशन R2 वेक्टर पर। पिन ड्रॉप साइलेंस रखो, 2 बार समझाना पड़ेगा। Q1 रखा हुआ है R1 वेक्टर पे, Q2 रखा हुआ है R2 वेक्टर पर। अब ये दोनों रिपेल करते हैं। Q1 ने Q2 को रिपेल किया, Q2 ने Q1 को रिपेल किया। ये फोर्स कहलाएगा F21 वेक्टर और ये कहलाएगा F12 वेक्टर। F12 का वेक्टर का मतलब क्या है? F12 का वेक्टर का मतलब है वो फोर्स जो 1 पर लगा और 2 ने लगाया। फोर्स, वो फोर्स जो 1 पर लगा और 2 ने लगाया। फोर्स ये किस पर लग रहा है? ये वाला फोर्स Q1 पे लग रहा है, और लगाने वाला कौन है? Q2। जिस पर लगा वो पहले, जिसने लगाया बाद में। तो F12 का मतलब है फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। F21 वेक्टर सिमिलरली, F21 किस पे लगा है? ये वाला फोर्स Q2 पर, तो फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। अच्छा, बीच में एक वेक्टर यहां बनाओ, एक वेक्टर यहां बनाओ, ये कहलाता है R12 वेक्टर, ये कहलाता है R21 वेक्टर। R12 वेक्टर वो वेक्टर है जो Q1 से शुरू हुआ, Q2 पे खत्म, 1 से शुरू हुआ, 2 पे खत्म, R12, 2 से शुरू हुआ, 1 पे खत्म, R21। दोनों की लंबाई बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये कहलाएगा वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, और R21 वेक्टर कहलाएगा वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1।
अच्छा, मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ दोनों की बराबर है, तो मैं कहूँ मैग्नीट्यूड ऑफ r12 वेक्टर या मैं कहूँ मैग्नीट्यूड ऑफ r21 वेक्टर। तो मालूम है जो वेक्टर ज्यादा मैग्नीट्यूड के होते हैं उनकी लेंथ ज्यादा बनती है, जो वेक्टर कम मैग्नीट्यूड के होते हैं उनकी लेंथ कम बनती है, लेकिन दोनों की लेंथ बराबर बनी हुई है, दोनों इनकी सेपरेशन के बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर है। 12 का मैग्नीट्यूड और 21 का मैग्नीट्यूड सेम है, इन्हें कहते हैं r। तो चाहे मैं कहूँ मैग्नीट्यूड ऑफ r12 वो भी r, मैग्नीट्यूड ऑफ r21 वो भी r, 12 का मैग्नीट्यूड भी r, 21 का भी मैग्नीट्यूड r। अब डेरिवेशन शुरू। बेटा जरा पहले बस अब एक फिगर का एक हिस्सा निकाल रहा हूं मैं यहाँ, फिगर का एक हिस्सा निकाल रहा हूं, जरा बता रहे ये क्या था Q1, ये क्या था Q2, इसकी पोजीशन थी R1, इसकी पोजीशन थी R2, ये था F21। मैं पहले सिर्फ F21 निकाल रहा हूं। अच्छा, ये वाला वेक्टर कौन सा था, ये R12 था या R21? या R21? R12। अब गौर से देखते रहना, F21 वेक्टर किसके बराबर है, तो F21 वेक्टर को लिख सकते हैं F R12 कैप। तुम बताओ जो A वेक्टर के पैरेलल था फोर्स FA कैप, B वेक्टर के पैरेलल था R वेक्टर के पैरेलल है, R12 के पैरेलल है, ठीक है बेटा। तो फोर्स हो गया F R12 कैप, लेकिन फोर्स तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R12 कैप इधर देखो बेटा, समझ लो, R12 कैप होता है R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R। समझ में आ गया? अच्छा, अगली लाइन खत्म होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब। भाई ये R स्क्वायर और R मल्टीप्लाई हो गया R क्यूब। तुम कहोगे सर ये दोनों R सेम है क्या? बेटा ये R है चार्जेस की डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और ये R है R12 का मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ। तो R12 का मैग्नीट्यूड भी ये डिस्टेंस ही के बराबर है, तो ये हो गया R क्यूब। अब बेटा R क्यूब आने के बाद 1 यहाँ रह गया R12 वेक्टर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब को लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर का क्यूब, R12 वेक्टर। क्या मैंने पिछले पेज पर ये नहीं बताया था कि R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही R है? तुम देखो बेटा R12 का मैग्नीट्यूड ही R है, R21 का मैग्नीट्यूड भी R है। तो सिमिलरिटी बनाए रखने के लिए मैंने बेटा R की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर लिख दिया, और लास्ट स्टेप और ये डेरिवेशन खत्म। आज पक्का करवा के जाऊंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और ब्रैकेट। तुम मैंने एक चीज नहीं लिखी, बताओ क्या नहीं लिखा? R12 वेक्टर। यहाँ भी क्या नहीं लिखा? R12 वेक्टर। बोल दो मेरे बालक, मैंने क्या नहीं लिखा? R12। मैं वो लिखूंगा भी नहीं। R12 वेक्टर हेड माइनस टेल के रूल से देखा जाए तो R12 वेक्टर बराबर है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। किसके इक्वल है बेटा? तो यहाँ लिख देंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और यहाँ भी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बच्चे कहते हैं इससे इसे काट क्यों नहीं रहे? मेरे बेटा ये था मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड नहीं था, ये वेक्टर था। अब मैं इसे दोबारा करवा ही नहीं रहा, मैं अगले पर आ गया। ये है बेटा चार्ज Q1, थोड़ी देर बाद आप ही आगे आगे बोलोगे Q1 Q2। इसकी पोजीशन बेटा R1 वेक्टर, इसकी पोजीशन है R2 वेक्टर। ये फोर्स कौन सा है? F12 वेक्टर, क्योंकि 1 पर लगा 2 ने लगाया। कौन सा फोर्स है बेटा? ये F12 वेक्टर। किसने लगाया? किस पर लगाया? 1 पर लगाया 2 ने। ये वेक्टर कौन सा है? R12 वेक्टर या R21 वेक्टर? कौन सा बेटा? R नहीं, शुरू कहां से हुआ और एंड हुआ 1 पर, R21 वेक्टर। तो ये हो गया बेटा मेरा R21 वेक्टर। स्पीड ज्यादा लग रही हो तो कम करो, समझ में आ रहा है? अब ये आ गया। अब वही जो पहले किया था वही अब करूंगा। F12 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर इज इक्वल टू F
R21 कैप। क्यों? क्योंकि मेरा ये फोर्स R21 वेक्टर के पैरेलल है। जो फोर्स R21 वेक्टर के पैरेलल है उसमें R21 कैप लगेगा। A वेक्टर के पैरेलल है, A कैप लगेगा। अगली लाइन बेटा, फोर्स की वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R21 कैप को लिख देंगे R21 वेक्टर अपॉन R। हर बार एक ही काम होना है। अगली लाइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और यहाँ पे R21 वेक्टर। अगली लाइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर। देखो R21 का मैग्नीट्यूड भी R था, तो बच्चे कहते हैं सर R12 का भी तो R था, वो लिख दो। अरे सिमिलरिटी के लिए ऊपर जब R12 था, मुझे मालूम है R12 का भी मैग्नीट्यूड है और R21 का भी, लेकिन नीचे ऊपर सिमिलरिटी बनाने के लिए यहाँ R को R12 लिखा, अगले पेज पर सिमिलरिटी बनाने के लिए R को R21 लिखा, जिससे ऊपर नीचे एक से रहे। लास्ट स्टेप मेरे बेटा ये इक्वल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और ऊपर ब्रैकेट। अब आप देख के बता दो, R21 वेक्टर को हटाकर उसकी जगह लिखना है। R21 वेक्टर का हेड किस पर है बेटा? R1 पर। इसका टेल किस पर है? R2 पर। तो बोलो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर या R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्या बेटा फिर से बोलो? हो गया डेरिवेशन। तुम कूलम्स लॉ की बात कर रहे हो, मुझे दुनिया में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दे दो, 2 मिनट में निकाल लूंगा। कई बच्चे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल लोगे, भैया तुम भी निकाल लोगे। एक बात बता, ये चार्ज Q है, Q से कुछ दूर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तुम्हें मालूम है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे जाता है। तुम कहोगे 1-2 लिखे या 2-1? पहले बता, फोर्स निकल रहा था दो चार्जेस के बीच में, तो मुझे 1-2 और 2-1 लिखना पड़ा। फील्ड तो अकेले चार्ज का निकल रहा है, तो मैं 1 और 2 क्यों करूं? मेरे कमरे में 2 पिलर हैं, तो मैं लिखूंगा पिलर 1 पिलर 2। एक ही पिलर है तो 1-2 क्यों लिखूंगा? तो ना कोई E1 ना E2 ना E12। ये आ गया। अच्छा, ये रखा हुआ है A वेक्टर पर, ये रखा हुआ है B वेक्टर पर, मतलब जरूरी नहीं R1 R2 लेना है, और ये वेक्टर है R वेक्टर। क्या हम खुद अपने लॉजिक लगा करके वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं? बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा ER कैप। तुम बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड R वेक्टर के पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके पैरेलल है? ER कैप। E का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। और R कैप होता है R वेक्टर अपॉन R। अगला स्टेप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R क्यूब, R वेक्टर। अगला स्टेप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर का क्यूब, क्योंकि जो R है, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो R है, 1-2 नहीं है। अच्छा जी, ये भी हो गया। अगला स्टेप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लास्ट स्टेप Q अपॉन मैग्नीट्यूड का होल क्यूब ऑफ ब्रैकेट। अब बताओ, हेड और टेल वाले से R वेक्टर का हेड किस पर है? देख के बताओ, इस R वेक्टर का हेड किस पर है और टेल किस पर है? जरूरी है 1-2 होगा। R वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर। नहीं आ रहा समझ में? क्या लिखूं अब इसे? या A वेक्टर माइनस B वेक्टर है? ये R वेक्टर का हेड किस पर है? चलो एक बात और बताओ, सेम ऑर्डर में कौन से हैं? ये तो है A वेक्टर, और ये है R वेक्टर, और ये है B वेक्टर। बता दे बेटा सेम ऑर्डर में कौन से हैं? तो A वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर, तो R वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर माइनस A। तो यहाँ लिख दूंगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, B वेक्टर माइनस A वेक्टर।
और लो, पक्का कब तक नहीं होगा, थोड़ी देर में तो कहोगे सर समझ में आ गया। नहीं, चार्ज प्लस और माइनस लेके एक बार और कराऊंगा, देख करवाना, काम निपटाना नहीं है, लगने दो 5 मिनट फालतू। एक चार्ज है प्लस Q1, दूसरा चार्ज है माइनस Q2। एक डेरिवेशन की तरह मत करो, न्यूमेरिकल की तरह करो। इसकी पोजीशन है R1 वेक्टर, इसकी पोजीशन है R2 वेक्टर, ये है R12 वेक्टर, ये है बेटा R21 वेक्टर। अब फोर्स बनाने रह गए, मुझे बताइए ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? एक प्लस एक माइनस है या दोनों प्लस है? तो ये रिपेल करेंगे अट्रैक्ट करेंगे? तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ये कहलाएगा F12 वेक्टर क्योंकि 1 पर लगा, ये कहलाएगा F21 वेक्टर क्योंकि 2 पर लगा, 1 ने लगाया। भाई मेरी इच्छा तो ये है, आप ही लोग बता दो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, दोनों प्लस है, एक प्लस है, एक माइनस है, क्या है? तरीका सिखा रहा हूँ। F12 वेक्टर, सबसे पहले ये देखा करो कि जो F12 वेक्टर है किसके पैरेलल है, R12 के पैरेलल है या R21 के पैरेलल है? ये वाला वेक्टर R12 वेक्टर की डायरेक्शन में है या R21 वेक्टर की डायरेक्शन में है? तो F R12 कैप। कभी भी झूठ मत बोला करो सर आ गया, कमांड करनी है। ये क्लास मजाक वाली क्लास नहीं है, बोर्ड क्लास है। आ गया? अच्छा, अगली लाइन में फोर्स को लिखूंगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R²। देख फॉर्मूले में, वेक्टर के फॉर्मूले में प्लस माइनस तो रखते नहीं। और R12 कैप को लिखूंगा R12 वेक्टर अपन R। अगला स्टेप हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R3। जो ध्यान से सुन रहे हैं उन्हें तो अब आ चुका पकड़ में बिल्कुल। R12 वेक्टर शॉर्टकट मार करके इसे भी मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर। जैसे नो अगला आप बता दो, चलो हेड और टेल वाला। हाँ, Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड का होल क्यूब ब्रैकेट। अब बोलना R2 वेक्टर माइनस खत्म डेरिवेशन। अच्छा, यदि इसी में ही, ये तो मैंने F12 निकाला, यदि F21 निकालता, F21 वेक्टर शॉर्ट में लिख देता हूँ, अधिकतर स्टेप गायब कर दूंगा। यदि मैं F21 वेक्टर निकालता तो वो होता है FR21 वेक्टर, है नहीं? बीच के स्टेप उड़ा दे। इसे क्या लिखोगे? अपॉन R², और ये होगा R21 वेक्टर अपॉन R। नीचे हो जाएगा R3। R होगा मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर और ऊपर है R21 वेक्टर। फिर हेड और टेल 1 अपॉन, बहुत मुश्किल लग रहा है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और ब्रैकेट। क्या बताया आप लोगों ने? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। हाँ बेटा, सब कर सकते हैं। इस समय तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा था, एग्जाम में तो शायद प्लस माइनस अलग अलग करके पूछी भी नहीं। उन्होंने तो यही कहा होगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो तुम्हारी मर्जी, कोई सा भी निकालो, मेरे को रटवाना नहीं था। मेरी इच्छा ये थी कि मैं हर तरीके से समझा दूं। आज गुरमेहर एब्सेंट है, सौरभ एब्सेंट है, और अर्नव, और चलो अगले नंबर पर मेरे बेटा ये आ गया। अब न्यूमेरिकल कैसे करते हैं बेटा? न्यूमेरिकल भी ऐसे ही करते हैं। तुमने देखा हर फॉर्मूले में, फोर्स के हर फॉर्मूले में 1/4πε0 होता है, Q1 Q2 होता है, नीचे मैग्नीट्यूड का होल क्यूब होता है और यहाँ ब्रैकेट होती है नहीं? और यहाँ होता है हेड माइनस टेल। क्या होता है? ऊपर भी नीचे भी।
न्यूमेरिकल कैसे आएगा? देख बेटा, मैं अब जो न्यूमेरिकल ले रहा हूँ सीधे जेई और नीट लेवल के हैं। 12th का तो हाईएस्ट या कह दो मोस्ट टिपिकल आएगा तो आएगा। बेटा मेरे से कहा गया एक चार्ज है 2 कूलम, ये स्कूल में करवा दिया डेरिवेशन? यस सर करवा दिया। ये है 3 कूलम, कितनी देर में समझाया था ये वाला? सही नहीं सर ध्यान नहीं देते। अच्छा, स्पेशली बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी कि ना सुन पाए। तो ये है, मेरे से कोई कहता है ये है, अब देखो असली न्यूमेरिकल 1 i कैप प्लस 1 j कैप, ये है 4 i कैप प्लस 5 j कैप। मुझसे कहा फोर्स निकालो, तो मैं ये कहूंगा फोर्स किस पर? भाई ये दोनों रिपेल करेंगे, ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, दोनों के अलग आंसर आएंगे। भाई न्यूमेरिकली भले ही सेम है, डायरेक्शन के हिसाब से तो अलग अलग है। तो उन्होंने कहा फाइंड फोर्स ऑन 3 कूलम, फोर्स ऑन 3 कूलम वेक्टर फॉर्म में बताओ। अब आप देखना फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका वेक्टर फॉर्म में 1/4πε0, जल्दी नहीं, Q1 Q2, Q1 है 2, Q2 है 3 अपॉन मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और ब्रैकेट। अब हेड और टेल दिमाग में चलाओ। हमारा ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला, इसके पैरेलल ये होता, चाहे तुम उसे R12 कहते हैं, चाहे R21 कहते हैं या कुछ कहते हैं, इसके पैरेलल ये होता, उसका हेड किस पर होता? 4 i कैप माइनस टेल। आप ये सोचा करो कि जो मेरा फोर्स है वो किसके पैरेलल होता, इसके या इसके? जिसके पैरेलल होता उसका हेड माइनस टेल कर दो। तुम कहोगे न्यूमेरिकल के समय डिराइव नहीं करना है। बेटा एक बात बताओ, पाइथागोरस जब भी तुम एग्जाम में लगाते हो तो पहले पाइथागोरस का प्रूफ करते हो? सीधे फार्मूला लगाते हो, सीधे लगाओगे। अब यहाँ पर वैल्यूज रखो, क्या बताया हेड माइनस टेल में? 4 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस प्लस 1 j कैप। यहाँ भी आएगा 4 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 1 i कैप प्लस 1 j कैप। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और आंसर ये तो है 9 × 10⁹ इंटू 6 ब्रैकेट में 4 i कैप माइनस 1 i कैप 3 i कैप प्लस 4 j कैप। ठीक है बेटा, नीचे है मैग्नीट्यूड ऑफ 3 i कैप प्लस 4 j कैप का होल क्यूब। अगला स्टेप 54 × 10⁹ ब्रैकेट में 3 i कैप प्लस 4 j कैप। अब 11th का एक फॉर्मूला लास्ट, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है √3² प्लस 4²। जैसे 3 i कैप प्लस 4 j कैप का मैग्नीट्यूड √3² प्लस 4²। करा था? इसका होल क्यूब कर देना। अब कैलकुलेशन आप कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो कई बच्चे कहेंगे सर ये तो i और j में आएगा। भाई साहब जब वेक्टर फॉर्म में निकालोगे तो i और j में तो आना ही है। जिसको समझ में आ गया आप बताइए। एक मैं बस आपसे पूछूंगा, यदि आपने बिना किसी जैसे कहते हैं ब्रेक लिए बता दिया तो ये लास्ट कर दूंगा, और नहीं बता पाए तो फिर एक और करेंगे। ये कमांड चेक करने के लिए कि हाँ भाई कितनी कमांड आ गई। अगला बेटा, अच्छा फोर्स के फॉर्मूले में तो Q1 Q2 होता है, फील्ड के फॉर्मूले में Q होता है क्योंकि दूसरा 1 है। मेरा अगला है एक चार्ज है 2 माइक्रो कूलम, जिसकी पोजीशन है 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 1 k कैप। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है जिसकी पोजीशन है 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप। तुम्हें मालूम है पॉजिटिव चार्ज का फील्ड उससे अवे होता है। मुझे ये फॉर्मूला मतलब वैल्यू निकालनी है, और यदि आपने सही वैल्यू निकाल ली तो फिर मैं कह दूंगा जाओ अब कूलम्स लॉ का कोई सा भी कर सकते हो वेक्टर फॉर्म में।
मेरे बेटा ई वेक्टर का साधारण फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू तो है 2 माइक्रो अपॉन आर स्क्वायर में मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और ब्रैकेट। Yes, sir. क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और ब्रैकेट आ गया। Yes, sir. अब वैल्यूज रखने की बारी। 3i plus 3j plus 2k cap minus माइनस करके ही बता दो, इसमें से माइनस 2i कैप और यहाँ पर भी। अब तो बहुत इजी लग रहा होगा। 9 into 10⁹9 2 into 10⁻⁻6 2i cap plus 2j cap plus 1k cap divided by under root 2 square plus 2 square plus 1 square का होल क्यूब। सॉल्व आप कर लेना, आंसर आ जाएगा। पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दो।